नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए जो घटना चक्र की टो सीरीज है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो इन प्रैक्टिस सेटों में से हम लोग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग सामान्य ज्ञान मतलब कि जीएस का सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछे गए हैं वह सभी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए, यह सभी प्रश्न आपको व्याख्या सहित मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। टोटल 30 से 35 प्रश्न हैं जो कि आपके मुश्किल से 18 से 20 मिनट में आपको कंप्लीट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको कम समय में अत्यधिक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जिन भाइयों ने यह टो सीरीज नहीं ली है या किन्हीं कारणवश वह जो है अपने पास नहीं रख पाए हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हैं। आप सभी जान रहे हैं, ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं जो है। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रश्न हो सकें, जितने भी सेट हो सके, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह इस प्रकार है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताना है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ध्यान रखिएगा, यह लखनऊ में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अब ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1957 में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना की गई थी और यह लखनऊ में स्थित है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। मतलब कि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है हापुड़। हापुड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है यूपी का, और सबसे बड़ा आपका लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन आप सभी को ध्यान रखना है कहाँ किया गया था, प्राग में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्राग, ठीक है। प्राग जो कि चेक गणराज्य में इसका आयोजन किया गया था। और यदि इसकी थीम पूछी जाए या मुख्य विषय पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो मुख्य विषय या इसकी थीम है वह है प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन, ठीक है। प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यदि भारत की तरफ से पूछा जाए कि इसमें कौन सम्मिलित हुआ था इस सम्मेलन में, इस कांग्रेस सम्मेलन में, तो ध्यान रखिएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसमें इसका प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है श्रावस्ती, बी ऑप्शन में बिठूर, सी ऑप्शन में कालपी और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिठूर। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है, बिठूर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, यह प्रश्न आपको जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो काफ़ी आसान प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है या कि कई एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है या इसलिए महत्वपूर्ण है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, या हम कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनाईमुड़ी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और यदि इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यदि इसकी अवस्थिति पूछी जाए या कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा केरल में स्थित है, केरल में। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी केरल में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर का नाम बताना है आपको।
तो सर्वाधिक लंबी नहर जो यूपी की है वह है शारदा नहर। इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारदा नहर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका जो निर्माण वर्ष है, ध्यान रखिएगा इसका निर्माण कब से कब तक हुआ है, तो 1920 से 1928 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। और इसका जो जहाँ से निकाली गई है यह शारदा नहर, तो ध्यान रखिएगा बनबसा एक स्थान पड़ता है यूपी और नेपाल की सीमा पर, पीलीभीत में, जिला पीलीभीत होता है। वहाँ से शारदा नदी या जिसे काली या महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है, वहीं से इस नहर का उद्गम है या वहीं से यह नहर निकाली गई है, शारदा नहर। यूपी की सर्वाधिक जो है लंबी नहर है। ठीक है, यदि चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, कभी कभी प्रश्न में पूछा जा सकता है जैसे कि ए में जो विकल्प ए में जो दिया गया है निचली गंगा नहर, तो ध्यान रखिएगा निचली गंगा नहर की जो स्थापना या कह सकते हैं कब यह निर्मित की गई थी, तो इसका सन ध्यान रखना है 1878 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू की गई है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना? तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना स्टार्ट की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद या प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, यह आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद का या प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब यहाँ से आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि जो यह पहली बौद्ध परिषद हुई थी तो यह किसकी अध्यक्षता में और किसके शासनकाल में? तो ध्यान रखिएगा इस समय जो मगध सम्राट थे उनका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु का आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, उनके शासनकाल में यह हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा उनका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप का नाम ध्यान रखना है, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। और किसके शासनकाल में? ध्यान रखना है अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? मतलब 1 वोल्ट कितने बराबर होता है? ए ऑप्शन में दिया गया है 1 जूल, बी ऑप्शन में दिया गया है 1 जूल प्रति कूलाम, सी ऑप्शन में 1 न्यूटन प्रति कूलाम और डी ऑप्शन में 1 जूल प्रति न्यूटन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल प्रति कूलाम। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है उद्देशिका का विचार, हम सभी को यह बताना है। तो जैसा कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा उद्देशिका की जो भाषा है वह कहाँ से ली गई थी? तो वह ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, उद्देशिका की जो भाषा है वह कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का नाम ध्यान रखना है। और उद्देशिका का जो मेन विचार था वह कहाँ से? यूएसए के संविधान से। तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि यमुना एक्सप्रेसवे है, तो कहाँ से कहाँ तक यमुना एक्सप्रेसवे है, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे है। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई भी कभी कभी पूछ लेते हैं एक्सप्रेसवे की। तो इसकी है 165, लगभग 165 किलोमीटर है। और यदि एग्जैक्ट पूछा जाए तो 165.537 किलोमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट अगर जो पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 165.537 किलोमीटर। और ऐसे ध्यान रखना है तो 165 आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, 7 दिन तक चलता है वन्य जीव सप्ताह। तो ध्यान रखिएगा 3 से 12 अगस्त, नहीं सॉरी, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन बी में जो दिया गया है 2 से 8 अक्टूबर। ठीक है, तो 2 से 8 अक्टूबर वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको 2 से 8 अक्टूबर। और यदि आपसे एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, पूछ लिया जाए कि वन्यजीव दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस जो मनाया जाता है तो 3 मार्च को मनाया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है, कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है, मतलब लाल जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होती हैं, उनका जीवन काल पूछा गया है। कितने दिन तक उनका जीवन काल रहता है? तो उनका जीवन काल रहता है 120 दिन तक। ऑप्शन सी आपका जो है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 120 दिन तक आरबीसी का जीवन काल रहता है। अगला प्रश्न है कि खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? ठीक है, काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है खाना बनाते समय अत्यधिक यदि टेम्परेचर कर दिया जाए तो उसके कारण विटामिन सी जो है क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न का जो उत्तर है वह कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न यह है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ठीक है, तो आपका इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के आप सभी लोग बताइएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो जो ठुमरी गायिका रही हैं, गिरिजा देवी नाम है इनका, तो बताना है कि इनका जन्म किस शहर में हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, ठुमरी गायिका जो गिरिजा देवी जी हैं, या गिरिजा देवी जी अब तो इनका स्वर्गवास हो चुका है, ठीक है, देहांत हो चुका है, तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और यदि पूछा जाए कि गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है, जैसे आप सभी जानते होंगे संगीत में घराना है, तो वह संगीत के किस घराने से संबंधित थी? तो जैसा कि जन्म इनका बनारस में हुआ था, वाराणसी, तो यह जो है बनारस घराने से ही संबंधित थी। और इनका देहांत कब हुआ था? 2017 में इनका देहांत हो गया था। अगला प्रश्न है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत सिक्के किसने जारी किए थे, या रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक का नाम बताना है। तो प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सबसे पहले रजत सिक्के जारी किए थे। ठीक है, जारी किए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता है। रूपक या रूपक के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखना है आपको, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य वंश जो था, तो इनकी राजधानी पूछा गया है, राजधानी इनकी कहाँ थी? तो ध्यान रखिएगा, इनकी राजधानी थी वातापी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, उनका नाम क्या था? तो ध्यान रखना है आपको, उनका नाम था पुलकेशिन। ठीक है, उनका नाम था पुलकेशिन। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ से एक प्रश्न आपको और पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण वर्ष पूछा जा सकता है भारत माता मंदिर का। तो ध्यान रखिएगा 1936, मतलब कि 1936 में इसका निर्माण किया गया था भारत माता मंदिर का। और यह कहाँ स्थित है? वाराणसी में। वाराणसी में काशी विद्यापीठ परिसर में यह स्थित मंदिर है। देखिए, आप सभी को यह फटाफट प्रश्न कराए जा रहे हैं, स्पीड में काफ़ी बोल रहा हूँ मैं, तो उसका तात्पर्य केवल यह मतलब यही निकल के आता है कि आपका समय बहुत बहुमूल्य है और आपका समय नष्ट ना हो। तो इससे यह है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देख पाएँ, अपने आंखों के सामने से आप जो है गुजार पाएँ इन प्रश्नों को, जो कि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए प्रश्न। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है कि काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। और जल्द में बोलने से यदि कहीं त्रुटि हो जाए तो आप जो है माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मनुष्य हैं, मनुष्य त्रुटि होना स्वाभाविक है। जैसे कि प्रश्न दिया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, तो कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में असम, बी ऑप्शन में उड़ीसा, सी ऑप्शन में कर्नाटक और डी ऑप्शन में गुजरात दिया गया है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। और यह किस लिए फेमस है? तो ध्यान रखिएगा, यह एक सींग वाले जो गेंडे हैं इन्हीं के लिए यह प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, इससे पहले भी प्रश्न आया था कि उद्देशिका किस देश के संविधान से लिया गया था, तो आपको पता है कि यूएसए से। और उद्देशिका की भाषा
कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। इसी प्रकार से यहाँ डीपीएसपी के बारे में बात की गई है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के बारे में, तो यह लिए गए हैं आयरलैंड से। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। ठीक है, अब यह भारतीय संविधान में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं, तो आप सभी जानते होंगे आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर चलने से पहले आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन ए, सी और बी, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से आप सभी को पता होना चाहिए क्या लिया गया है, समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है, और यूएसए के संविधान से आपको ध्यान रखना है क्या उद्देशिका के अलावा मूल अधिकार भी लिए गए हैं, और कनाडा के संविधान से आपको ध्यान रखना है संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन आपके क्लियर हुए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल या अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित करता है या राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। देखिए अभी तक यदि पूछा जाए कि कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आई है या कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है अभी तक टोटल 3 बार या 3 टाइम आपातकाल लगाया गया है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। कब कब लगाया गया है, तो ध्यान रखना है 1971 में एक बार लगाया गया है। ठीक है, और दूसरी बार लगाया गया था 1975 में, 1962 में पहली बार लगाया गया था, और 1971 में दूसरी बार लगाया गया था, और 1975 में तीसरी बार लगाया गया था। ठीक है, और जो ऑप्शन सी में आर्टिकल 360 दिया गया है, इसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगाया भारत में। ठीक है, एक बार भी नहीं लगाया, ध्यान रखना वित्तीय आपातकाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है, उसका नाम बताना है। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए कब हुई थी, तो 1887 आपको ध्यान रखना है, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। और यदि काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में मतलब 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, बीएचयू की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। ठीक है, और यदि बात की जाए ऑप्शन नंबर सी में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में जो दिया गया है, मतलब ऑप्शन में सी में जो दिया गया है, इसकी स्थापना आप लोग ध्यान रखिएगा 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और लखनऊ विश्वविद्यालय एलयू की स्थापना लखनऊ यूनिवर्सिटी की 1921 में हुई थी। ठीक है, तो चारों विश्वविद्यालय आपके सामने लिखे गए हैं, इनकी स्थापना कब हुई आप लोग देख लीजिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है, मतलब फंगस बीमारी या फंगल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका उत्तर कवक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फंगल इन्फेक्शन होने जाता है, आप लोग जानते होंगे दांत की बीमारी फंगल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। देखिए इसमें कोई एक मिलान बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत हैं, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो कावास ताप विद्युत परियोजना है या गुजरात में है या सही मिलाया गया है। ठीक है, बाकी के जो तीनों हैं या गलत मिलाए गए हैं। तो चलिए देखें बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं इनके सही उत्तर हम लोग देख लेते हैं क्या होंगे। देखिए कोरबा जो है, कोरबा ताप विद्युत ग्रह आपको ध्यान रखना है या यूपी में ना होकर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन में जो रामगुंडम दिया गया है, रामगुंडम या तमिलनाडु में ना होकर या कहाँ है, या तेलंगाना में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी यह गलत हो जाएगा, कहाँ है, तेलंगाना में। देखिए जो तलचर ताप विद्युत परियोजना है, ध्यान रखिएगा जो तलचर ताप विद्युत ग्रह है या आंध्र प्रदेश में ना होकर कहाँ है, उड़ीसा में है, आपको उड़ीसा ध्यान रखना है। और जैसा कि ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही मिलान हुआ है, कावास ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, गुजरात में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी आसान प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे। पद्मा किसको कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है,
तो गंगा जी को, ठीक है, गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को आप सभी जानते होंगे, क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर, लिम्नोलॉजी, ठीक है। लिम्नोलॉजी या इसको सरोविज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? झीलों का, तालाबों का, नदियों का और जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनका सभी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो उन सिख गुरु का नाम बताना है। तो उनका जो नाम था वह था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने अपने को सच्चा बादशाह कहा था। तो जो ऑप्शन नंबर डी आपका है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्जुन देव, ठीक है। देखिए, इन्होंने, ध्यान रखिएगा, आदि ग्रंथ की भी रचना की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है कि आदि ग्रंथ की यदि रचना पूछी जाए कि किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा गुरु अर्जुन देव ने की थी। और कब की थी? तो यह सन भी ध्यान आपको रखना है। 1604 में गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक और यहाँ से निकल के आता है कि जो मुगल बादशाह हुए थे जहांगीर, इन्होंने इनको मृत्युदंड दे दिया था। किस लिए दिया था? क्योंकि इन्होंने खुसरो का समर्थन किया था, ठीक है। और इनको मृत्युदंड कब दिया गया था? और यदि सन पूछा जाए तो 1606 आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो जो भगवत गीता है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट या ट्रांसलेशन किसने किया था, यह बताना है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और यह पहला यूरोपीय था, चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसकी शुरुआत यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी, ठीक है। कहाँ की थी? तत्काल मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह यह है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? मतलब कि इसका अर्थ है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो यह किस प्रदेश का या प्रदेश की पुलिस का आदर्श वाक्य है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यह हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, वी सर्व एंड प्रोटेक्ट, ठीक है। तो यह कहाँ की पुलिस का आदर्श वाक्य है? वी सर्व एंड प्रोटेक्ट, ओडिशा पुलिस का आदर्श वाक्य, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो मेन इसमें ध्यान रखने वाला जो प्रश्न में पूछा गया है या कहाँ की पुलिस का आदर्श वाक्य, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है। और उड़ीसा का एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना है कि वी सर्व एंड प्रोटेक्ट उड़ीसा की जो पुलिस है वहाँ का आदर्श वाक्य है, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी के सामने यह महत्वपूर्ण यहाँ पर 30 से 35 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए गए जो कि महत्वपूर्ण आपको लगे होंगे और आपको यह वीडियो उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपके सामने सेशन आते रहेंगे। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।